हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस अवस्थी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस लोक में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिवर्स, भारतीय नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नदी क्या होती है। तो प्राकृतिक बहने वाली जलधारा को नदी कहते हैं। नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम इज कॉल्ड रिवर। नदियों के उदाहरण लेने के लिए हमारे पास भारत में विभिन्न नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। अब हम जानेंगे कि मुख्य धारा हेड स्ट्रीम क्या होती है। अ रिवर विच एम्प्टी इन सी, बे और ओशियन। वह नदी जिसका अंत सागर, महासागर और खाड़ी में होता है उसे हम मुख्य धारा या हेड स्ट्रीम कहते हैं। मुख्य धारा के रूप में जैसे गंगा एक मुख्य धारा है, ब्रह्मपुत्र एक मुख्य धारा है और सिंधु एक मुख्य धारा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सहायक नदी ट्रिब्यूटरी क्या होती है। वह नदी जो दूसरी नदी से मिल जाती है, जो दूसरी नदी में मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं। अ रिवर विच एंड इनटू अनदर रिवर। जैसे जैसे यमुना, गोमती, रामगंगा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं और स्थान स्थान पर गंगा में ही मिल जाती हैं। चलिए अब हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, शाखा नदी क्या होती है। वह नदी जो शाखाओं में बढ़ जाती है उसे हम शाखा नदी कहते हैं। व्हेन अ रिवर डिवाइड एज अ ब्रांच। जो नदियाँ शाखाओं में बढ़ जाती हैं, उदाहरण के लिए गंगा नदी उत्तर के मैदानों से होते हुए जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो वह हुगली और पद्मा में बढ़ जाती है। हुगली पश्चिम बंगाल में रहती है और पद्मा बांग्लादेश में। चलिए अब हम जानते हैं नदी घाटी क्या होती है। एरिया ऑफ हेड स्ट्रीम, मुख्य धारा का क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिवर वैली, यहाँ पर एक मुख्य धारा जा रही है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम नदी घाटी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि नदी बेसिन क्या होता है। एरिया ऑफ हेड स्ट्रीम अलोंग विथ ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड रिवर बेसिन। मुख्य धारा और सहायक नदी का क्षेत्र रिवर बेसिन कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह मुख्य धारा है, उसके साथ सहायक नदियां भी दिखाई गई हैं और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसी को रिवर बेसिन कहा गया है। नदियों के बारे में दो चीज़ें और जानना जरूरी है। जहाँ से नदियों का उद्गम होता है उसे हम स्टार्ट या ओरिजिन कहते हैं और जहाँ पर इनका अंत हो जाता है उसे हम एंड या माउथ कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन रिवर्स, भारतीय नदियों को दो भागों में बांट दिया गया है। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स वो नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय से होता है उन्हें हिमालयन रिवर्स कहा जाता है। इनका स्रोत ग्लेशियर, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तब यह नदियाँ बनती हैं। यह नदियाँ 12 मासी होती हैं, इन्हें पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। इनके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारी हिमालयन रिवर्स हैं और यह 12 मासी हैं। इनमें पानी की कभी भी कमी नहीं होती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र को ट्रांस रिवर भी कहा जाता है। ट्रांस रिवर कहने के पीछे का यह कारण है कि एक से ज़्यादा देशों में यह बहती हैं, इसलिए इन्हें ट्रांस रिवर भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, प्राद्वीपीय नदियों के बारे में। प्राद्वीपीय नदियों का स्रोत क्या होता है। उनका स्रोत होता है वर्षा का जल, इसीलिए इन्हें मौसमी नदी भी कहा जाता है। चलिए प्राद्वीपीय नदियों को प्रायः दो भागों में बांटा गया है, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग वो नदियां हैं जो अरेबियन सी में जिनका अंत हो जाता है, जैसे माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो नदियां हैं जिनका अंत बे ऑफ बंगाल में होता है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का ओरिजिन गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, जिसे हम गोमुख ग्लेशियर भी कहते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इन 5 राज्यों में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अगर हम नदी बेसिन या रिवर बेसिन की बात करें तो वह 26% क्षेत्र को घेरता है। रिवर बेसिन कवर्स 26% एरिया और यह बेसिन 15 राज्यों में फैला हुआ है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिला हुआ है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस नाम के वायरस पाए जाते हैं, जो कि सभी बैक्टीरियाज को मार देते हैं, तभी गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। गंगा नदी में एक खास तरह की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। गंगा रिवर को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 में मिला था। ये जानकारी हो गई गंगा नदी के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप द्वारा जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कौन कौन सी इसमें सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी इसमें शाखा नदियाँ हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसे हम देखते हैं 2 ग्लेशियर्स हिमालय के, पहला गोमुख और दूसरा सतोपत। गोमुख से भागीरथी और सतोपत से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा निकलती है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग देखने को मिलते हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा नदी में मिलती है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और कर्ण प्रयाग में पिंडारी और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा नदी से मिलती है। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है। संगम होने के बाद ही इसे गंगा नाम दिया जाता है। उसके बाद यह मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है हरिद्वार में। हरिद्वार से आगे बढ़कर यह मिलती है कन्नौज में रामगंगा से, और फिर यह प्रयागराज में इसका संगम होता है यमुना से। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना का उद्गम बंदरपूछ ग्लेशियर, जिसे हम यमुनोत्री भी कहते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। यमुना नदी इटावा, हमीरपुर और बांदा से होते हुए प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इटावा में यह चंबल नदी इसकी सहायक नदी देखने को मिलती है। हमीरपुर में बेतवा और बांदा में केन नदी इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिल जाती हैं। आगे बढ़ने पर गंगा नदी से मिलती है गोमती नदी। गाज़ीपुर में गोमती नदी गंगा नदी में मिलती है, जो कि फुहार झील से निकलती है। और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि शारदा और सरयू दोनों का संगम बाराबंकी क्षेत्र में होता है, जिससे घाघरा नदी का निर्माण होता है और वह छपरा नाम की जगह पर गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़ने पर सोनपुर में गंडक और पटना में सोन नदी सहायक नदी के रूप में गंगा में मिल जाती है। और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, वो भी गंगा नदी में मिल जाती है। अब कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी का उद्गम नेपाल से होता है, जिसके कारण कोसी नदी के कारण ही बिहार में
बाढ़ की स्थिति बन जाती है और बिहार में जो भी बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण कोसी नदी ही होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ने पर दार्जिलिंग में महानंदा नदी गोदावरी घाट में गंगा से मिल जाती है। आगे बढ़ने पर गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, पहला पद्मा और दूसरा हुगली। पद्मा नदी बांग्लादेश और हुगली नदी वेस्ट बंगाल में ही रह जाती है। तो ये हो गया गंगा का पूरा मैप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे गंगा से संबंधित परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू गंगा। तो गंगा से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? परियोजनाएं जानने से पहले हमारा जानना जरूरी है ग्लेशियल लेक, हिमनद झील। ये हिमनद झील क्या होती है? जैसा कि आप अपने चित्र में देख पा रहे हैं, ये है ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तब उनसे नदियाँ बनती हैं और नदियाँ इस ग्लेशियल लेक में पहले इकट्ठा होती हैं। फिर ये ग्लेशियल लेक जब पूरी तरह से भर जाती है तो धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो फ्लो करने लगता है और उसी से नदी का निर्माण हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम जानते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मोराइन होल्ड्स द वाटर ऑफ ग्लेशियर लेक। तटबंध हिमनद झील का पानी रोक कर रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तटबंध है और इसकी वजह से ही ये झील का पानी रुका हुआ है। व्हेन मोराइन ब्रेक्स फ्लड्स अकर्स। जब तटबंध टूट जाता है तो आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। यह आकस्मिक बाढ़ हमें फरवरी 2021 में उत्तराखंड में भी देखने को मिली है। गंगा से संबंधित परियोजनाएं जो चलाई गई हैं सरकार द्वारा, उनमें से एक है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना गंगा को साफ करने के लिए चलाई गई थी और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम देख लेते हैं इस पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिलते हैं या संभावित क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है वो है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा, कौन सी नदी गंगा की पहली सहायक नदी मानी जाती है। तीसरा, कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। चौथा प्रश्न, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। पांचवा प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। छठवां प्रश्न, विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहाँ होता है। आठवां प्रश्न, मंदाकिनी और अलकनंदा से मंदाकिनी नदी अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है। और नवा प्रश्न यह है, शारदा और सरयू नदी का संगम किस स्थान पर होता है। इन प्रश्नों के सारे उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन सभी के उत्तर अगली क्लास में बताए जाएंगे। अगली क्लास ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बारे में होगी। क्लास से रिलेटेड जो कोई भी डाउट्स आपको हों वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। See you soon in the next class. Goodbye.